नमस्कार, मैं खुशी सिंह। स्वागत है आपका स्वदेश 24x7 के खास प्रोग्राम सटीक इलाज में, जहां हम अलग अलग डॉक्टर से बात करते हैं, अलग अलग बीमारियों पर उनसे चर्चा करते हैं और लेते हैं उनसे सटीक जानकारी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष भट्ट जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सटीक इलाज में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वदेश डिजिटल चैनल न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार करता हूं और उनको जो भी आपके थ्रू जो भी जानकारी दे सकूं, ऐसी मैं आशा करता हूं कि उन तक सही जानकारी पहुंचे आपके जो सवाल होंगे। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्रिटिकल केयर जो टीम होती है वो बेसिकली किस बेसिस पर बनाई जाती है, और क्रिटिकल केयर जो टीम है उसका मेन काम कह सकते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, जैसे क्रिटिकल मीन्स होता है कि बिल्कुल इट्स इमरजेंसी, आकस्मिक हिंदी में अपन कहें। और अति गंभीर क्रिटिकल मीन्स, तो जो अति गंभीर बीमारियां हैं या जो अति गंभीर मरीज आते हैं, जैसे कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या कोई रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है सीवियर, या मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं या हार्ट अटैक आया है सीवियर, या कोई भी ऐसी बीमारी जैसे बहुत घातक कोई शॉक वॉक हो गया, सेप्सिस शॉक, लूज मोशन के कारण या किसी और कारण ज्यादा ब्लीडिंग हो गई महिलाओं में, कभी कोई जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उस कारण से, तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए क्रिटिकल केयर टीम बनाई जाती है, जो अपना क्विक रिस्पॉन्स मरीज को सही समय पर देती है और उससे मरीज का सही समय पर सही उपचार और सही जो भी हमें एक्शन लेने होते हैं वो हम ले पाते हैं। उससे मरीज का जो है ना तत्काल उपचार करके उनको लाभ पहुंचाने की, या जो भी मरीज की क्रिटिकल कंडीशन है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रिटिकल केयर टीम। सर, अगर हम क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की बात करें तो जनरली उनकी शिफ्ट टाइमिंग क्या होती है। देखिए, क्रिटिकल केयर टीम जो होती है वो 24/7 राउंड द क्लॉक, होल वीक, मंथ्स, ईयर, ईयर टू ईयर। जैसे हमारे अपोलो हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर्स की टीम है, तो वो राउंड द क्लॉक, जैसे एक डॉक्टर 12 घंटे, फिर एक डॉक्टर 12 घंटे, डे और नाइट, तो कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक 24/7, होल मंथ, होल ईयर, मीन्स इट्स ऑलवेज अवेलेबल फॉर emergency, any type of emergency, to maintain the critical care of the patient. ड्यूटी डॉक्टर्स की बात करें तो आपसे ये जानना चाहूँगी, और मुझे लगता है दर्शकों तक भी ये बात पहुँचाना कितना ज़रूरी है कि जो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं वो कितना रोल अदा करते हैं, और ड्यूटी डॉक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं। ड्यूटी डॉक्टर्स बेसिकली दे आर नॉट ड्यूटी डॉक्टर, दे आर क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। वो क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट होते हैं जो कि सुपर स्पेशलिस्ट जैसी ही उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है बाकायदा, जो एनेस्थीसिया में जाते हैं पहले, फिर वो एफएनबी या डीएनबी क्रिटिकल केयर करके फिर वहाँ अपॉइंट होते हैं आईसीयू में। और वो काफी मतलब उनका सबसे बड़ा काम होता है कि उनको क्विक डिसीजन लेना होता है, क्विक एक्शन करना होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है जब मरीज क्रिटिकल कंडीशन में आता है कि आप उसमें सोचा विचारी करें कि हम ये करना है, हमें वो करना है। क्विक रिस्पॉन्स देना होता है कि हाँ ये करना है, मरीज को वेंटिलेटर पे लेना है, मरीज को कौन सी दवाई देना है जिससे उसका बीपी बढ़ाया जा सके, या मरीज का हार्ट को पंप करना है। तो वो सारी जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो होती हैं, उस सिचुएशंस के हिसाब से वो डॉक्टर को डिसीजन लेना होता है, ताकि मरीज को जल्दी से जल्दी उस कंडीशन से, क्रिटिकल कंडीशन से बाहर लाया जा सके। सर, वेंटिलेटर के बारे में आप लगातार बता रहे हैं तो आपसे पूछना चाहूँगी कि वेंटिलेटर क्या होता है, और कई भ्रांतियाँ ऐसी भी होती हैं कि अगर इंसान वेंटिलेटर पे है तो शायद वो कभी वापस ना आए। तो ये कितनी ये बात सच है, और कितनी ये एक भ्रांति के तौर पर मानी जा सकती है। देखिए, वो ही चीज है कि जब जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, जैसे जैसे नई नई चीजें आती हैं, तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि मरीज की कंडीशन क्या है। सपोज करो कोई किसी मरीज को कोई ड्रग पॉइजनिंग हो गई, स्नेक बाइट हो गई, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, वो अपनी सांस पूरी तरह से नहीं ले रहा, उसके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो हमारे पास हम अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा देंगे, जब वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो वो ऑक्सीजन उसके लंग्स तक कैसे जाएगी? उसको कुछ ना कुछ प्रेशराइज करके ऑक्सीजन देनी होगी।
और वो प्रेशराइज़ ऑक्सीजन हम वेंटिलेटर की सहायता से देते हैं। वेंटिलेटर 2 तरीके से काम करता है, एक एनआईवी होता है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर वेंटिलेशन, जिसमें कि हम मरीज़ के चेहरे पर एक मास्क लगाते हैं और वेंटिलेटर द्वारा उस मास्क से प्रेशर से मरीज़ को ऑक्सीजन दी जाती है, वो जो कि उसके फेफड़ों तक पहुँचती है। एक होता है फुल वेंटिलेटर, जिसमें हम मरीज़ की साँस की नली में एक ट्यूब डालते हैं, उस ट्यूब को हम वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ये एक कृत्रिम साँस मशीन होती है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें अगर मरीज पूरी अवस्था में अपने आप सांस नहीं ले पा रहा है, बहुत कम सांस ले पा रहा है, जिससे उसके बॉडी को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो नहीं मिल पा रही है, तो हम उसे फिर फुल वेंटिलेशन पे रखते हैं। तो ये वेंटिलेटर होता है और वेंटिलेटर उन मरीजों में काफ़ी सहायक होता है जिनमें एक्यूट कंडीशन होती है, जैसे कि किसी को ट्रॉमा हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, स्नेक बाइट हो गया, कोई शॉक हो गया, सीवियर हार्ट अटैक हो गया जिसमें कि हार्ट बिल्कुल पंप नहीं कर पा रहा, तो मरीज को जो बाकी अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। तो जिस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं जिसमें मरीज को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, सीओपीडी के मरीज हैं या पल्मोनरी ईडिमा हो गया है या अस्थमा का मरीज है, जैसे बहुत सीवियर अस्थमा हुआ है, उन मरीजों में वेंटिलेटर अच्छे से काम करता है। हाँ, कुछ ये रहता है, कुछ वेंटिलेटर की नुकसान भी हैं, जिसमें कि अगर आपके लंग्स बहुत ज़्यादा खराब हैं, जैसे कि एक डिज़ीज़ होती है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, उसमें जो लंग्स होते हैं वो उसकी जो लंग्स की एल्वेओलाई होती हैं, वो पूरी तरह से ठोस हो जाती हैं। मतलब वो गुब्बारे जो होते हैं, उन गुब्बारों के अंदर कुछ चीज़ जमा हो जाती है, तो फिर वो वेंटिलेटर को बहुत हाई प्रेशर पर रखना होता है, ऑक्सीजन भी बहुत हाई प्रेशर पे देनी होती है। बट कई बार वो ऑक्सीजन चूँकि लंग्स ठोस ठोस हो चुके होते हैं, तो वो ऑक्सीजन तक नहीं पहुँचती है, तब उस समय थोड़ा-सा वेंटिलेट करना मुश्किल होता है। ख़ासकर जो ओल्ड एज होते हैं, जो अबव 80 हैं, 85 हैं, जिनके लंग्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, उन मरीजों के लिए वेंटिलेटर उतना कारगर सिद्ध नहीं होता है, जितना कि एक्यूट कंडीशन, अगर किसी को ट्रॉमा हो गया है, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है, कोई मरीज शॉक में चला गया है, कोई सीवियर हार्ट अटैक आया है, ब्रेन स्ट्रोक आया है और अगर मरीज के लंग्स थोड़े भी ठीक-ठाक हैं, तो वेंटिलेटर बहुत अच्छे से काम करता है। सर आपने बताया कि वेंटिलेटर जो होता है वो एक तो फुल वेंटिलेटर और एनआई वेंटिलेटर जो आपने बताया, तो एनआईवी जी, तो ये क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं वेंटिलेटर में, या फिर इसके कह सकते हैं कि एक तरह के प्रकार हैं ये सारे वेंटिलेटर के? ये प्रकार हैं, ये वेंटिलेटर के प्रकार हैं जी। कि एक आपने जब जब पूरा ट्यूब डाल दी, तो वो एनआईवी नहीं रह गया, वो इन्वेसिव हो गया क्योंकि अपन ने अंदर उसके सांस की नली में ट्यूब डाली हुई है, फिर उससे वेंटिलेटर कनेक्ट किया। अभी अपन ने मरीज को सिर्फ वेंटिलेटर से मास्क के थ्रू अपन हवा दे रहे हैं, उसके अंदर कोई चीज इन्वेज नहीं की है, तो वो नॉन इन्वेसिव कहलाती है, एनआईवी जिसे कहते हैं। विलय के बारे में भी कि लंग्स में अगर ज़्यादा हवा भर दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो क्या जो हम कह सकते हैं कि जो थोड़े युवा हैं यानी अर्ली एज में हैं और जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों के जो लंग सिस्टम है उनमें भी कोई डिफरेंस आ जाता है, और जब वेंटिलेटर पे हम उन लोगों को रखते हैं तो जल्दी ठीक होने के चांसेस उनके होते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट मैं जानना चाहती हूँ, उसमें आफ्टर इफेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, युवा में और बुज़ुर्ग में कैसे वो इफ़ेक्ट करता है और बुजुर्ग क्या में और ये डिफ़रेंस है? देखिए, अगर जी। आपकी बॉडी में कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जैसे आपको सीओपीडी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है या आपको कोई और दूसरी बीमारी नहीं हुई, कोई किडनी से संबंधित डिसीज ना हो, कोई लिवर से संबंधित डिसीज ना हो, तो ओल्ड एज में भी हमने देखा है कि 90 साल के लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं और अगर उनकी लंग्स की कंडीशन अच्छी होती है तो वो वेंटिलेटर से बाहर भी आ जाते हैं। तो इट्स डिपेंड कंडीशन ऑफ लंग्स। लंग्स अगर अच्छे हैं तो वेंटिलेटर से बाहर आने की जल्दी संभावना होती है। एक मिनिमम और मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है एक पर्सन को वेंटिलेटर पे रखने का? ये डिपेंड करता है कि मरीज को किस तरह की बीमारी है। सपोज करो कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया, अगर उसकी हार्ट अटैक में जल्दी से जो भी प्रोसीजर हैं जैसे कि एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो गई और मरीज का जो हार्ट है जो ब्लॉकेज है मतलब हार्ट की आर्टरीज में, तो उन कोरोनरी आर्टरीज में अगर वो खुल जाती हैं और फिर नॉर्मल ब्लड फ्लो आने लगता है तो वेंटिलेटर मुश्किल से 24 घंटे के अंदर ही हट जाता है। लेकिन अगर कोई ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और वो अगर काफ़ी टाइम तक बेहोश है, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, उसके रिफ्लेक्सेस पुअर हो गए हैं, उसकी जो बॉडी में पेट में जो जूसेस बन रहे हैं वो मुंह में आ रहे हैं और मुंह से सांस की नली में चले जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं, उन मरीजों में हमें कई दिन तक वेंटिलेटर पर रखना होता है। फिर उसके बाद हम उनके गले में एक ट्रेकेस्टोमी ट्यूब बोलते हैं जिसे हम,
वो कर देते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक धीरे-धीरे हट जाता है। ऐसा नहीं कि वो वेंटिलेटर पे रहते हैं, धीरे-धीरे हम उनको नॉन इन्वेसिव पे लेते हैं, मीन्स कम वेंटिलेटर पे रहते हैं, जिसमें कुछ सांस मरीज अपने आप से लेता है और कुछ वेंटिलेटर देता है। फिर धीरे से फिर हम पूरा वेंटिलेटर हटा के फिर केवल उसको ऑक्सीजन पर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन भी हटा देते हैं, केवल वो अपने जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उस पर डिपेंड रहता है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मरीज की कंडीशन रिकवर होती है, मरीज रिकवर होता है, तो वो नली, गले की नली भी हम हटा देते हैं और वहाँ फिर एक मतलब जो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस है, उस गड्ढे को हील कर देती है। जी। सर, हम लगातार वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है कि आईसीयू का मेन रोल, मेन पार्ट आईसीयू का एक हॉस्पिटल में क्या होता है? देखिए, मेन आप कहिए कि मेन जो आर्टरी अगर अपनी बॉडी की है, हार्ट की अब जो मेन आर्टरी है, तो इसी तरह आईसीयू एक हॉस्पिटल का मेन मतलब मेन कंपोनेंट होता है। क्योंकि सभी जो जितने भी क्रिटिकल मरीज होते हैं या जो क्रिटिकल कंडीशन के मरीज होते हैं, सपोज करो किसी मरीज का ऑपरेशन हुआ और उसको साथ में बहुत सारी बीमारियां, लिवर की भी है, किडनी की भी है और लंग्स की भी है, हार्ट की भी है, तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि हम इनको 1 से 2 दिन आईसीयू में रखेंगे, वहां उनको हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सामान्य वार्ड में इस तरह के मरीजों को आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां मॉनिटरिंग करना पॉसिबल नहीं है। आईसीयू में क्रिटिकल केयर टीम होती है, स्टाफ भी वेल मैनेज्ड होता है और भी लोग जो होते हैं जो पूरे जैसे हम लोग राउंड द क्लॉक मरीज की मॉनिटरिंग करते हैं, बीच बीच में जाके हर मरीज को देखते हैं, स्टाफ भी देख रहा होता है, जरा भी चेंजेस आते हैं तो स्टाफ हमें बताता है या हम लोग स्वयं जाके देखते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर चेंज आते हैं मरीज की कंडीशन में, क्रिटिकल केयर मरीज या पोस्ट ऑपरेटिव या किसी भी तरह में, तो वो हमारे आंखों के सामने होती है। हमारे पास एक मॉनिटर होता है जिसमें सारे मरीजों के वाइटल्स आते रहते हैं, तो उससे हमें मरीज की कंडीशन की पता चलता रहता है और समय रहते अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम मैनेज कर लेते हैं। इसलिए जी। आईसीयू इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी हॉस्पिटल। जी। सर, लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आईसीयू के बाद जो है एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या आईसीयू के बाद डायरेक्ट छुट्टी मिल सकती है लोगों को, या नॉर्मल वार्ड में यानी ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी होता है? देखिए क्या होता है, आईसीयू में जो मरीज आते हैं वो क्रोनिकली इल और क्रिटिकली इल होते हैं, मतलब अति गंभीर मरीज आते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम उन्हें डायरेक्ट आईसीयू से छुट्टी करें और फिर घर जाके उनको फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये मरीज अब ठीक होने के पोजीशन में है या उसकी बीमारी अब ठीक होने के प्रारंभ प्रोसेसिंग में है, तो हम इसलिए उसको वार्ड में रखते हैं। और मरीज आईसीयू में अकेले रहता है तो कई बार मरीज को थोड़ी सी, जिसे हम आईसीयू डिपेंडेंट साइकोसिस बोलते हैं, तो वो होने लगती है। तो जब मरीज अपने घर परिवार वालों के साथ वार्ड में रहता है तो वो उस चीज से उबर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब हम ठीक है बिल्कुल। और फिर जब हमको ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब ये मरीज बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन दे के और जो हमारा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है उसमें वो सब चीजें मेंशन होती हैं। तो हर्ष भट्ट जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी इन्होंने क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के बारे में जो है वो साझा की, हमारे दर्शकों से साझा की। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही, दोबारा लौटेंगे एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे स्वदेश 24x7 के साथ।